नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं शिव प्रकाश शर्मा दृष्टिकोण आईएएस में आप सबका स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और उस पे जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर भी बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है विनबैक्स 2024 युद्धाभ्यास। ठीक है, तो हमेशा एग्जाम में एक युद्धाभ्यास निश्चित रहेगा, तो इस युद्धाभ्यास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विनबैक्स 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, और ये किन दो देश के बीच में है, तो भारत और वियतनाम। भारत वियतनाम वर्तमान में ये जारी है। ये जो युद्धाभ्यास है ये 4 नवंबर से लेकर के और 23 नवंबर तक चलेगा। अभी वर्तमान में ये अंबाला में चल रहा है। ठीक है, अंबाला और चांदीमार के इलाके में जो है ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है। भारत और वियतनाम का है। भारत और वियतनाम दोनों देश के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है। नाम है इसका विनबैक्स 2024। चलिए वियतनाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वियतनाम का कैपिटल हनोई है, वहां का करेंसी वियतनामीज डोंग है, वहां के प्राइम मिनिस्टर फैम मिन चिन है। ठीक है, ये वियतनाम का वहां का जो दर्शनीय स्थल है, वहां पे है, पर्यटन स्थल है वहां का। ठीक है, तो विनबैक्स के बारे में जान लिए। भारत वियतनाम का जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो इस प्रश्न का जवाब दें। विनबैक्स 2024 युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? इंडिया वियतनाम, इंडिया म्यांमार, इंडिया यूएस या यूएस वियतनाम। ठीक है, तो ऑफकोर्स इंडिया और वियतनाम हो जाएगा। अंबाला और चांदीमार के इलाके में ये चल रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल वाटर कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, इस कमीशन का जो रिपोर्ट है वो काफी भयावह है। इस कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार, सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में आप जानते होंगे कि जल से संबंधित जो है एक केंद्रीय संस्था है सेंट्रल वाटर कमीशन। ठीक है, ये नदी वगैरह पे जो हिमालयन लेक्स है, जो भी वाटर से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उनको एड्रेस करता है, उन पे रिसर्च करता है, उन पे सर्वे करता है, उन पे रिपोर्ट्स जारी करता है, उन पे एक्शन भी लेता है। ठीक है, तो सेंट्रल वाटर कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इसके अनुसार जो है जो भी हिमालय का क्षेत्र है वहां जो लेक है, ठीक है, ग्लेशियल लेक एंड अदर वाटर बॉडीज अक्रॉस हिमालयन रीजन, ठीक है, 10.81% इंक्रीज देखा गया है। ठीक है, तो यानी कि ये जो क्षेत्रफल है लेक का वो धीरे धीरे फैल रहा है। अब इस चीज से क्या हो रहा है, मेनली है कि क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन इस चीज से क्या होगा, तो जो भी क्षेत्र इस हिमालयन रीजन में रह रहे हैं, ठीक है, उन सब पे जो है बाढ़ का खतरा अब मंडराने लगा है। ठीक है, वो अब जो भी एरियाज है वो कैसे हो गए, ग्लोबल ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, यानी कि कभी भी जो है ये बाढ़ से जो है वो सारे इलाके प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 10.81% इंक्रीज देखा गया है 2011 से लेकर के 2024 तक में। लगभग 10% बढ़ चुका है ये ग्लेशियल लेक, यानी झीलों का जो विस्तार है वो बढ़ चुका है। ये रिपोर्ट है किसका, सेंट्रल वाटर कमीशन का ये रिपोर्ट जारी किया गया। ठीक है, तो हम लोग को भी जो है क्लाइमेट के प्रति बहुत ही सचेत रहना है। ठीक है, ये काफी चिंताजनक बात है। सेंट्रल वाटर कमीशन का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। इसका फॉर्मेशन 1945 में हुआ था। कुशविंदर वोहरा जो है अभी वर्तमान में सेंट्रल वाटर कमीशन को लीड कर रहे हैं, उसके चेयरमैन है। ठीक है, तो रिपोर्ट समझ लिए, सेंट्रल वाटर कमीशन देख लिए, और इसका जो रिपोर्ट है हिमालयन लेक के बारे में वो भी समझ लिए। चलिए इस पे एक छोटा सा प्रश्न हम लोग देखते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेंट्रल वाटर कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इश्यू पे बात करते हैं हम लोग आईआईएम शिलोंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं, सिडबी को। सिडबी क्या है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो जितने भी एमएसएमई है, ठीक है, एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज वगैरह है, उन सबको फाइनेंशियली सिक्योर करने का, यानी फाइनेंस करने की जो जिम्मेदारी है वो सिडबी को दी गई है। इसलिए इसका नाम भी रखा गया स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी है, ओवरऑल लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज फाइनेंस कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, उन सबको रेगुलेट करती है जो एमएसएमई वगैरह को लोन करती है। ठीक है, उन सबकी रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी का मतलब होता है कि नियंत्रक। ठीक है, जैसे
भारत में जितने भी बैंक्स है उसका नियंत्रक अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता दीजिएगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यदि पूछा जाएगा जो भी शेयर बाजार वगैरह है, शेयर्स मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका रेगुलेटरी बॉडी कौन है भारत में, ठीक है, तो सेबी कह सकते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाएगा जो जितने भी ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक काम कर रहे हैं भारत में उसका रेगुलेटरी बॉडी कौन है, तो नाबार्ड है, ठीक है। उसी तरह से जो भी एमएसएमई के लिए जो बैंक काम कर रहे हैं उसको फाइनेंस कर रहे हैं उन सब का रेगुलेशन सिडबी करती है। मेनली एमएसएमई को लेकर के ही इस बैंक का गठन किया गया था 2 अप्रैल 1990 में। हेडक्वार्टर अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश में है इसका, ठीक है। तो सिडबी क्या किया है, एक एमओयू साइन किया है किसके साथ, आईआईएम शिलोंग के साथ, ठीक है। शिलोंग कहां, मेघालय, मेघालय शिलोंग के साथ जो है एक एमओयू साइन किया है, समझौता किया है, किस चीज के लिए, लंच इंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग एंड इंक्यूबेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट आईआईएम शिलोंग में जाएंगे अपनी जो पढ़ाई करेंगे उनको मार्केट रेडी बनाने के लिए जो है सिडबी के साथ समझौता किया गया, ठीक है। जो भी उनका जो पढ़ाई होगा, ट्रेनिंग होगा, उन सबके रिगार्डिंग जो है ये समझौता किया गया है, ठीक है। तो आईआईएम शिलोंग और सिडबी ये दोनों का जो है समझौता हुआ है। चलिए इस पे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, सिडबी ने किस आईआईएम के साथ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एमओयू साइन किया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, आईआईएम शिलोंग, ठीक। चलिए आईआईएम हम लोग जानते हैं कि मेनली जो है मैनेजमेंट के लिए विख्यात संस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्लाइमेट रिपोर्ट, ठीक है, इसने जारी किया है किस चीज के रिगार्डिंग, क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया है। चलिए क्लाइमेट रिपोर्ट, ठीक है। क्या है इस क्लाइमेट रिपोर्ट में, एशियन डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो स्थापना है वो मेनली एशिया वाले ग्रुप के उत्थान के लिए, यानी कि एशियन कंट्रीज में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कुछ लोन वगैरह, फाइनेंस वगैरह चाहिए तो ये एडीबी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ओवरऑल वहाँ के लोगों के इनकम को बढ़ाने में, वहाँ के जीडीपी को बढ़ाने में, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में जो है एडीबी का बहुत योगदान है, जो भारत, चाइना समेत कई देशों में जो है ये फाइनेंस करता है। हेडक्वार्टर जो है इसका फिलीपींस में है। इसका जो गठन हुआ था 19 दिसंबर 1966 को और प्रेसिडेंट अभी है मसात्सुगु असाकावा, ठीक है। कई बार पूछा हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट कौन है, मसात्सुगु असाकावा, ठीक है। फाउंडेड कब है, 19 दिसंबर 1966 को, ठीक है। आते हैं रिपोर्ट्स पे। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत का जीडीपी लॉस होने वाला है 2070 तक, जो है भारत के जीडीपी में 24.7% का गिरावट देखा जाएगा, यानी कि 24.7% जो है जीडीपी में गिरावट देखा जाएगा। कब तक, 2070 तक। और रीजन क्या बताया गया है, क्लाइमेट चेंज के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, ठीक है। क्योंकि सी लेवल जो है क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं, जिससे जो है लेबर की प्रोडक्टिविटी उन इलाकों में जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उनकी प्रोडक्टिविटी जो है प्रभावित हो रही है और लगभग इससे 300 मिलियन लोग जो है प्रभावित होंगे इस रीजन के। तो कोस्टल रीजन जो है एकदम हाई रिस्क पे है और इसी कारण से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये रिपोर्ट जारी किया है कि ये जो है 2070 तक जो है जो 24.7% जो है ये गिरने वाला है, ठीक है। इसका जो जीडीपी है वो डिडक्ट होगा, ठीक है। चलिए इस पे एक प्रश्न का जवाब देते हैं। एडीबी के बारे में जान लिए, हेडक्वार्टर फिलीपींस में है, फाउंडेशन जो है 19 दिसंबर 1966 और प्रेसिडेंट अभी है मसात्सुगु असाकावा, ठीक है। प्रश्न देखते हैं एक बार हम लोग। प्रश्न है वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुतेरस नहीं, एड्रोजेले नहीं, विवेक देवराय नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कौन है इसके, मसात्सुगु असाकावा, मसात्सुगु असाकावा, ठीक है, मसात्सुगु असाकावा, ठीक है। एशियाई विकास बैंक के जो है अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 11th एडेल गिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट, ठीक है। फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है परोपकारी,
ठीक है, परोपकारी मतलब कौन ज्यादा दान पुण्य करता है। तो हुरून इंडिया इडेलिव जो है एक थिंक टैंक वाली कंपनी है, रिसर्च बेस्ड कंपनी है। हुरून इंडिया भी जो है इसका जो रीजनल ऑफिस है मुंबई में है, और हुरून इंडिया जो है वो भी प्रकाशित कर दिए टाइम टू टाइम कि रिचेस्ट पर्सन कौन है। ये भी एक तरह का रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और दोनों ने मिल करके जो है ये एक लिस्ट जारी किया है। ये 11वां लिस्ट है इस बार का, इडेलगिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट। तो ये भारत में कौन वैसे व्यक्ति है जिन्होंने सबसे ज्यादा दान किया है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा दान किया है इन्होंने, शिव नादर, ठीक है, ये शिव नादर है, ठीक है, एचसीएल कंपनी से रिलेटेड है, एचसीएल कंपनी के फाउंडर है। सेकेंड पोजीशन पे आते हैं मुकेश अंबानी, जानते हैं हम लोग, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। और थर्ड है ये राहुल बजाज है, जो बजाज इंडस्ट्रीज से लिमिटेड, ठीक है। तो ये तीनों जो है टॉप 3 में आते हैं। शिवनादर जो कि इस लिस्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो है 2000 करोड़ से अधिक रुपए जो है 2022-23 में जो है इन्होंने दान कर दिए, सॉरी 23-24 में इन्होंने दान कर दिए, ठीक है। चलिए इस पे एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 11th हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, तो वो शिवनादर, ठीक है, शिवनादर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है, तो हॉकी का जो खेल होता है उसकी जो मेन संस्थान है वो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में, लॉज़ाने स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट तैयब इकराम है, और फाउंडेशन 7 जनवरी 1924 में पेरिस में हुआ था, ठीक है। तो आखिर न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी जो है मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को, और बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है श्रीजेश कुमार को, ठीक है। तो आप लोग दोनों हॉकी प्लेयर्स को जानते ही होंगे, हरमनप्रीत सिंह और रविंद्रन श्रीजेश, ठीक है। इस पे एक प्रश्न देख लेते हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में भी देख लिए, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट तैयब इकराम है, फाउंडेशन 7 जनवरी 1924 को ये गठन हुआ था इसका, ठीक है। चलिए इस पे प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये है हरमनप्रीत सिंह को, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह को जो है ये अवार्ड दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। तो कभी भी जो इंडिया आज फर्स्ट होगा ना उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और अगेन मैं रिमाइंड करा दूं कि इसका जो पीडीएफ होगा वो इसके एप्लीकेशन से या टेलीग्राम चैनल से आप निश्चित डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखें, वीडियो के एंड में जो है उस पर प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा। जब भी आप वीडियो देखें तब निश्चित है आप जो है प्रैक्टिस करने का उससे प्रयास कीजिए, एमसीक्यू सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए न्यूज देखते हैं हम लोग। तिरुवनंतपुरम केरल का जो शहर है तिरुवनंतपुरम, आखिर न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये भारत का पहला शहर हो गया इन फर्स्ट इंडियन सिटी टू विन ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको संघाई अवार्ड भी कहा जाता है, इसको संघाई अवार्ड भी कहा जाता है। आखिर ये अवार्ड है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए हम विकास के नाम पे विकास कर सकते हैं, लेकिन उस विकास के क्रम में मान लेते हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज को लगा दिए हम, तो उस इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए या उससे जो आउटपुट निकलेगा तो जहरीली गैस से निकलेगी, उससे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा उससे पानी वगैरह दूषित होगा, ठीक है, हवा में प्रदूषण फैलेगा, जल में प्रदूषण फैलेगा, उससे हमारा पूरा वातावरण दूषित हो जाएगा। तो कहने के नाम पे तो हम विकास कर लिए, लेकिन पूरे इन्वायरमेंट को हम चौपट कर दिए, और इसका असर पड़ेगा वहां के आसपास रहने वाले लोगों पे, कई तरह की बीमारियां हो जाती है, और जितना हम इनकम नहीं किए उससे ज्यादा जो है हमारा उस इलाज में खर्च हो जाता है, ठीक है, जो भी हमारा ग्रोथ होता है उस इलाज में चला जाता है। तो कहने का मतलब डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसका न्यूनतम साइड इफेक्ट हो ही ना, ठीक है, पर्यावरण को हम किसी प्रकार का ना नुकसान पहुंचाए, और ये डेवलपमेंट, ये विकास जो है हमारा लंबे समय तक चलता रहे। तो यही कहलाता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि समावेशी विकास। तो इस विकास के लिए, ठीक है, तिरुवनंतपुरम को अवार्ड दिया गया है। आखिर तिरुवनंतपुरम में क्या किया है, ठीक है, ये जो है तिरुवनंतपुरम के मेयर है आर्या राजेंद्रन,
ठीक है, इनको ये इन्होंने अवार्ड रिसीव किया है। तिरुवनंतपुरम ने जो है कंप्लीटली जो सोलर लाइट्स वगैरह होती है, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया है। कई जो भी उनके शहर में जो है ईवी वगैरह को प्रमोट किया है और काफी बड़ी मात्रा में प्रमोट किया है। ठीक है, सभी बल्ब्स को हटा के, स्ट्रीट लाइट्स को हटा के लेड वगैरह का यूज किया है। तो जिस प्रकार से हम प्रकृति को बचा सकते थे वो सारा काम जो है तिरुवनंतपुरम ने किया है। इस कारण से उनको पहला अवार्ड दिया गया है और फर्स्ट इंडियन सिटी है, भारत का पहला शहर है जिसको ये अवार्ड दिया गया। इसके साथ साथ 5 शहर को अवार्ड दिया गया है। 5 शहर में कौन कौन आते हैं? तो पहला तो तिरुवनंतपुरम आ गया केरल का, दूसरा है अगादिर मोरक्को का, तीसरा है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का, चौथा है दोहा कतर का और 5वां है इज्तालापा मैक्सिको का। ठीक है, ये अवार्ड फंक्शन कहां पे आयोजित किया गया है? तो अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में है। कब आयोजित किया गया था? तो 2 नवंबर को जो है वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड सिटीज डे याद रखिएगा, वर्ल्ड सिटीज डे 2 नवंबर को मनाया जाता है और इसी के उपलक्ष्य में बेस्ट सिटी का, बेस्ट सिटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अवार्ड दिया गया है तिरुवनंतपुरम और इन चारों शहरों को। ठीक है, टोटल 5 सिटीज को अवार्ड दिया गया। ठीक है, एकदम क्लियर है। चलिए इस पे प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारत का पहला सिटी कौन सा है जिसने ग्लोबल अवार्ड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल किया है? ठीक है, तो पटना, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम और दोहा। ठीक है, तो ये अवार्ड चला जाता है किसको? तिरुवनंतपुरम को। ये अवार्ड किसे मिला है? तिरुवनंतपुरम को। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ गए, तिरुवनंतपुरम के बारे में जान लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो अभी रिसेंटली न्यूज में चल रहा है। संजीव खन्ना साहब जो है हमारे 51वें जो है CJI बने हैं। CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, एक कैमे है, 51वें हैं संजीव खन्ना। इनसे पहले जो है इनका जो कार्यकाल होगा 13 मई 2025 तक, नेक्स्ट ईयर जो है फिर नए वाले आएंगे। 13 मई 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इनसे पहले थे DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इन्होंने जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एकदम बायस्ड होकर काम किया, निष्पक्ष होकर इन्होंने काम किया और कई लैंडमार्क जजमेंट भी दिए हैं जिनके कारण जो है लंबे समय तक इनको याद रखा जाएगा। जैसे पहला आर्टिकल 370 के बारे में है। जब सरकार ने 370 हटा दिया तो कुछ लोगों को लगा कि ये गलत है और ये सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है आर्टिकल 370 का हटाया जाना का समर्थन किया था। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो था वर्तमान में सरकार जो लाई, बीजेपी गवर्नमेंट जो लाई थी, एनडीए सरकार जो लाई थी इलेक्टोरल गवर्नमेंट, इनको असंवैधानिक, क्योंकि इसमें पारदर्शिता की कमी थी तो इसको असंवैधानिक करार दिया गया। ठीक है, ईवीएम के लिए भी काफी हो हल्ला उठा कि ईवीएम हैक हो जाता है, ईवीएम का यूज नहीं करना चाहिए, अन्य देशों में बैलेट पेपर है। इस पे भी जो है DY चंद्रचूड़ ने क्लियर आदेश दिया कि यूज तो ईवीएम ही होगा। हाँ, कुछ डायरेक्शन दिए, कुछ सेफगार्ड्स दिए कि इस तरह से जो है कुछ सुधार किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ, कुछ सेफगार्ड्स के साथ, लेकिन ईवीएम का भी उन्होंने समर्थन किया। तो काफी लैंडमार्क जजमेंट सब रहा, इनको लंबे समय तक याद रखा जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से भी वो काफी अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है, DY चंद्रचूड़। चलिए ने अभी वर्तमान में संजीव खन्ना है। ठीक है, हमारी राष्ट्रपति साहिबा है और राष्ट्रपति ही जो है चीफ जस्टिस को शपथ दिलाने का काम करती है। चलिए प्रश्न इसमें देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? ठीक है, तो यदि आप ये सब फंक्शन देखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। राष्ट्रपति ही जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलवाती है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। मोल्डोवा प्रेसिडेंट मैया सांदू। ठीक है, तो ये मोल्डोवा जो है यूक्रेन के ठीक नीचे है, यूक्रेन के ठीक नीचे है मोल्डोवा, इसलिए जो है रसिया का भी नजर रहता है और यूरोपियन कंट्रीज का भी नजर रहता है कि ये उसके गुट में शामिल हो, और मोल्दोवा जो यूरोपियन गुट में ही शामिल है। और रसिया ने, ऐसा कहा जाता है कि रसिया ने वहां के इलेक्शन को प्रभावित करने का प्रयास किया और माई सांदू जो है पहले से भी यहाँ के प्रेसिडेंट थी और दोबारा जो है ये सेकेंड टाइम जो है चुन ली गई है।
ठीक है, मोल्डोवा की प्रेसिडेंट चुन ली गई। ठीक है, मोल्डोवा का जो कैपिटल है वो चिंसुआनू है, ऑफिशियल लैंग्वेज रोमानियन है, करेंसी मोल्डोवन लियू चलता है, और वर्तमान में भी जो है प्रेसिडेंट मैया सांधु है। ये सेकंड टाइम है जब उनको प्रेसिडेंट चुना गया। काफी कंट्रोवर्सी से भी वो चीज इलेक्शन घिरा रहा उनका, क्योंकि ऐसा कहा जाता है रसिया का हस्तक्षेप था उनके इलेक्शन में। चलिए प्रश्न देखते हैं, मोल्दोवा की राजधानी कहाँ है? मोल्दोवा की राजधानी जो है चिशिन्यानु में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जानते ही हैं। ठीक है, इनको क्या मिला है? तो ये झारखंड के निवासी हैं, झारखंड राज्य में इनका आवास है, और इनको जो है सब लोग जानते हैं, और इसलिए जो है झारखंड के विधानसभा चुनाव में जो है, झारखंड विधानसभा चुनाव में इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो MS धोनी है। ठीक है, झारखंड विधानसभा चुनाव जो है 13 तारीख से 20 तारीख तक चलेगा, और 23 को जो है इसका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा कि झारखंड के गद्दी पे बैठे कौन। तो महेंद्र सिंह धोनी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ झारखंड असेंबली इलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे प्रश्न देख लेते हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हो जाएंगे हम लोग के महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इस सप्ताह में जो है कौन से इंपोर्टेंट डेज बीत चुके हैं? ठीक है, तो एक है 10 नवंबर को, हम लोग 10 नवंबर को जो है 10 नवंबर को UN वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट मनाया गया। 10 नवंबर को प्रत्येक साल जो है UN वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट मनाया गया। ये 23वां साल था, इसका 23वां बार मनाया गया। इसका जो थीम था वो था यूथ एट द फोरफ्रंट, यानी कि यूथ के लिए किस तरह से साइंस टेक्नोलॉजी जो है यूथ किस प्रकार से उसका यूज कर सकते हैं, किसके लिए? पीस के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को जो है क्या मनाया जाता है? तो नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो है जन्मदिन था। ठीक है, 11 नवंबर 1888 को जो है इनका जन्म हुआ था, और ये आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री। ठीक है, वर्तमान में जो है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक, तो इसका जो PDF होगा वो आप लोग एप्लीकेशन से या टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे और इस पर प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।